टू स्काईजी और आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं इसको और अच्छे से डील कर सकूं। कुछ कुछ चीजें मैंने बताई थी, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुएशन जो आप क्लास 10 में भी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम लोग उसका प्रॉपर नोट्स और उसके साथ साथ इसके एक एक पॉइंट को आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो आप स्काईजी पे बने रहो और उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है अपने क्लास 12th की, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचा हुआ है। हम लोग और जो अगले क्लासेस होंगे उसमें धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपके पूरे सिलेबस को कवर कर दिया जाए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाए, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। जितना आप पढ़ रहे हो उसको क्लियर करो, ठीक है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस से। हमारा जो पहला टॉपिक आज का क्या है भाई, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेकंड थिंग जो आप oogenesis के बारे में भी सेम सोच लो कि क्या होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ ओवम ना, जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, ओवम कहलाएगा oogenesis, और स्पर्म के लिए क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये तो आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा यूटेरिन वॉल के साथ, वो मैंने आपको बताया था। यूटेरिन वॉल के साथ इम्प्लांटेशन होगा और उसके बाद फिर जो है 280 डेज के बाद एक बच्चा जो है प्यारा सा बेबी डिलीवर होगा जो हम सबके आंगन में खेलेगा, है ना। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे। आप बस यूं समझ लो कि सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि भाई इसकी जो नींव रखी जाती है ना, आपको तो पता होगा, ये मैंने पहले बताया है या नहीं बताया, पहले आप समझ लेना। एक होता है एन, एन इज इक्वल टू, एन मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एन। और ये क्या हो गया भाई, तो ये है हैप्लोइड, इसको क्या बोलेंगे, हैप्लोइड बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कितना यूनिक चीज है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो प्रॉपर, इसके जितने भी पार्ट हैं भाई वो क्या है, ये पूरा बॉडी जो है डिप्लोइड है, यानी कि 2n है, पूरा बॉडी डिप्लोइड है, डिप्लोइड यानी कि 2n है, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, चलो पूरा बॉडी क्या है, डिप्लोइड है, यानी कि 2n है, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रखता है, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड पूरा बॉडी है और इसमें क्या है, स्पर्म की बात करें अगर मेल में तो वो हेप्लोइड है, और अगर फीमेल में बात करें तो ओवम भी क्या है, हेप्लोइड है। तभी तो वो दोनों फ्यूज होते हैं और जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है। तो सबसे पहले हमें जानना यहां ये है कि भाई ये बनते कैसे हैं, ये जो आपके प्रॉपर कह सकते हैं कि ये जो बन रहा है, कह सकते हैं स्पर्म कैसे बनता है, आपका ओवम कैसे बनता है, ये कहां पे बनते हैं और इसकी मदद कौन कौन करता है, कौन नरिशमेंट देता है, इसके बारे में सारा कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूं समझ लो कि एक 2n है, एक 2n यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रखने वाला एक सेल है ना। ये ले लो, ये क्या है भाई, यहां देखो मेंशन कर दिया, द डबल डिप्लॉइड जर्म सेल दैट अंडरगोज माइटोसिस। अभी मैं बता दो, अभी मुझे बता दो कि माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस क्या है, ये पता है क्या? माइटोसिस, यहां देखो, माइटोसिस, जैसे ही माइटोसिस का नाम आए पहला नंबर तो दिमाग में आ जाता है भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वही हो, आपको ध्यान में ये रखना है कि माइटोसिस मतलब क्या, क्या बनाएगा, तो डिप्लोइड यानी कि 2n, ये 2n वाले सेल्स बनाएंगे, 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे और वो क्या होंगे, डिप्लोइड होंगे। अगर बात मियोसिस की आएगी,
बात मियोसिस की आएगी, आगे मैंने बताया होगा ना। तो जहां बात मियोसिस की आएगी तो वहां क्या होगा भाई, वहां क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा बताओ। मियोसिस में यहां जो माइटोसिस में आपके 2n थे, यहां पे मियोसिस की बात करें तो यहां n होगा, n नंबर हेप्लोइड। यहां देखो MEIO, मिटा दो जरा इसको, ये गलत लिख दिया मैंने, फ्लो में गड़बड़ हो जाता है ना। MEIOSIS, ठीक है। मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होने वाला है भाई, मियोसिस में क्या होने वाला है, मियोसिस में हेप्लोइड, हेप्लोइड है ना। और हेप्लोइड कितने, यहां तो 2 डिप्लोइड थे, यहां पे 4 हेप्लोइड बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 हेप्लोइड सेल बनेंगे। चलो अब एक एक करके समझते हैं कि होने वाला क्या है भाई। तो चलो पहला पॉइंट हमने मेंशन किया, ए डिप्लॉयड germ cell that undergoes mitosis to produce the spermatogonium, and then a spermatogonium that has undergo the DNA replication and is now preparing the undergoes meiosis। ठीक है, पहले तो माइटोसिस, उसके बाद मियोसिस, दैट मींस 4 हेप्लोइड। ओके, अब देखो ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, द फर्स्ट तो वो था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंडरी में बात करें, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 हेप्लोइड। यहां पहले ही ध्यान रखना कि जो फर्स्ट जो है स्पर्मेटोसाइट जो है, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि FIRST फर्स्ट मियोटिक, मियोटिक DIVISION डिवीजन में वो 2 क्या बनाएगा, 2 हेप्लोइड बनाएगा, हेप्लोइड। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर है एस्पर्मेटिड्स, ये क्या है भाई, एस्पर्मेटिड्स क्या है, ये देख लो, 1 मिनट रुक जाना। हाँ, एस्पर्मेटिड्स क्या है, ये देखो, ये जो है भाई, ये जो है N है, यानी हैप्लोइड है। कहता है ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ना। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट मियोटिक में 2 हेप्लोइड, ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 2 हेप्लोइड स्पर्मेटिड्स, टोटली 4 स्पर्मेटिड। मतलब 2 हेप्लोइड में कितने आएंगे भाई, तो सेकंड वाले में 4 स्पर्मेटिड्स, 4 क्या बनाएंगे, ठीक से लिख लो, ठीक से लिख लो भाई, 4 MATI, 4 स्पर्मेटिड्स। सेकेंड डिवीजन में 2 हेप्लोइड बनेगा, दैट मींस 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन यहां पे छुप रहा होगा, मैं मेंशन कर देता हूं। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, द स्पर्म हेड गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अच्छा, इसका नाम सुना होगा आपने, सर्टोली सेल होता क्या है, सर्टोली कोशिकाएं कहते किसको हैं, और ये होते कहां पर हैं, तो ये होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां पे होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब वहां पे इनका काम क्या है भाई, तो सबसे पहले सर्टोली सेल्स, यहां देख लो, सर्टोली सेल्स का काम है नरिशमेंट देना। क्या देना, नरिशमेंट देना, किसको, स्पर्म को। किसको नरिशमेंट देंगे, किसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, पहले तो प्रोटेक्ट करेंगे, नरिश करेंगे, नरिश करेंगे इन द सेंस क्या कर लेंगे भाई, तो उनको न्यूट्रिएंट्स देंगे। क्या देंगे, न्यूट्रिएंट्स,
उनको न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेंगे, दान करेंगे या उसको देंगे, जिससे वो क्या होगा, वो मैच्योर होगा, साथ में वो मजबूत होगा, तभी तो वो आगे की लड़ाई लड़ने वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरगोज एक्सटेंसिव मॉर्फोलॉजिकल चेंज इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेड कंटेनिंग द न्यूक्लियस। हेड में क्या होगा भाई, न्यूक्लियस होगा। आगे स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे है। ए मिड पीस कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या होगा वहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, सभी सेल्स में पाया जाता है, और वो क्या करता है, इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंड टेल फ्लैजिलम ना, मूवमेंट के लिए होता है टेल, है ना। आगे बात करें एस्पर्मिएशन की, SPER, ठीक से कर लेते हैं जरा, SPERMIATION, ठीक है, ये है, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद क्या होगा, इतना होने के बाद द रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म मतलब माइक्रोस्पोर ना, ये क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज्ड होगा। इसमें कोई डाउट है, इतनी बातें जो मैंने अभी की इसमें कोई डाउट है, बताओ। सबसे पहले क्या था, एक 2N था, उसने डिप्लॉइड जर्म सेल था जो बियोटिक डिवीजन में प्रोड्यूस करता है मोर स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम क्या किए, ये जो है हैज अंडरगो डीएनए रिप्लिकेशन एंड इज नाउ अंडरगो द मियोसिस, और मियोसिस में आपको पता है एन बनता है, क्या बनता है, हेप्लोइड। ऐसे तो 4 बनते हैं, 4 हेप्लोइड, ठीक है। एन मतलब हेप्लोइड्स, 2N मतलब डिप्लोइड्स, ठीक है। इसमें डाउट है, नहीं है, आगे बढ़े। कमेंट सेक्शन में बताना कि कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दूं, कर देता हूं, चलो आगे बढ़ो। ये देखो भाई फिगर, ये फिगर देख लो, देख लो फिगर को, फिगर को देखो और समझो। यहां देखो स्पर्मेटोजोआ, मेटोजेडोए, दूसरा है स्पर्मेटिड्स, सब अभी मेंशन किए हुए थे हम, TIDS, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सर्टोली सेल, इन्हीं की बात कर रहा था मैं। ये देखो यहां पे है, इनका काम क्या है, नरिशमेंट करना, और क्या काम है, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन देना। दैट मीन्स ये न्यूट्रिएंट्स देती हैं, नरिशमेंट देती हैं, और ये है हमारा स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसमें वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और यहाँ सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये बहुत ही जरूरी है, ये देख लीजिए, दोनों है अपने पास। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये रहा आपका हेड साइड, ये वाला जो पोर्शन है हेड है ना। ये मिड पीस है, जहां पे क्या था अभी बताया था मैंने, यहां पे था CHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये इसका नेक है, ये यहां पे न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, और ये रहा भाई यहां से यहां तक, ये जो ऐसे आ रहा है ये है टेल, टेल मीन्स पूंछ, ठीक है। तो चलिए अब हेड जो है वो कह रहा है कि हेड कंसिस्ट ऑफ हेप्लोइड न्यूक्लियस। पहले ही बता चुका हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका पूरा बॉडी जो है डिप्लोइड है, लेकिन स्पर्म क्या है, हेप्लोइड है, तो हेप्लोइड न्यूक्लियस भी रखेगा। कैप लाइक एक्रोसोम, यहां देखो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, ACROSOM,
SOME ना। कहता है कंटेन एंजाइम दैट ऐड इन फर्टिलाइजेशन, जो क्या करता है, सिंपली हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। मोटिलिटी मतलब क्या, मोटिलिटी मतलब पावर है वो कि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है। नॉन मोटाइल जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मोटाइल दिस मींस वो ट्रैवल कर सकते हैं, स्पर्म ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो ये मोटिलिटी को बताता है मिड पीस जो है। फिर है टेल इज अ लॉन्ग वेल्ट लाइक स्ट्रक्चर दैट propels the sperm forward through the environment, through its environment, according to environment, वहां का जैसा environment होगा उसके अकॉर्डिंग उसको आगे की ओर क्या करता है, पुश करता है, आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। ओके, नेक्स्ट वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड इट द एंटायर स्पर्म सेल, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही है किस चीज क्या करना, जो यूजफुल चीजें हैं उनको इंटर करने देना, बाकी को बाहर कर देना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां भी वो काम सेम वही करने वाला है, ठीक है। चलो, तो आपने देखा स्पर्म, अब है ये स्पर्मेटोजोआ अबाउट 55 माइक्रोन लॉन्ग होता है। कितना होता है भाई, 55 माइक्रोन लॉन्ग, ठीक है। चलो, इतना डाउट है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है जिसमें पहला क्या है, हेड जो एंजाइम कंटेन करता है, ENZYME, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये टेल है जो हेल्प करता है मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट MENT, और ये एग्जिट, इंटर और एग्जिट दोनों में हेल्प करता है। चलिए, ठीक है, कोई डाउट है क्या? है तो बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करोगे सब लोग। चलो आगे बढ़ जाओ। ये देखो, ये तो देख ही रहे हो, ये तो एनसीईआरटी का फिगर भी है। क्रोमोसोम्स नंबर पर सेल की बात करें तो कितना है भाई, पर सेल की बात करें 46 है ना, यानी 23 पेयर, 23 पेयर्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? है तो बता दो। ये देख लो, एक पूरा फिगर है, कैसे क्या होता है कहां पर, ठीक है, कैसे बनते हैं स्पर्म। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का है, 1 2 3 4, यहां देख लो, पहले था 2, फिर आया, इनसे 4 बने और लास्ट में 4 हेप्लोइड। स्पर्म क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, हेप्लोइड ही तो है, 4 बना, है ना। ये देखो oogenesis है, इसके बारे में आगे हम बताने वाले। चलो ठीक, यहां देखो oogenesis, यहां से शुरू कर लो। देख, तो सबसे पहले oogoनियम, ठीक है। कहता द प्रोसेस बिगिन बिफोर द बर्थ द primordial germ cell in the developing fetus multiply and differentiate into oogonia, and these oogonia then enter the period of meiotic division, increase their numbers, ठीक है। पहले यूं समझ लो कि टेस्टिस जो मेल के लिए एक मेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी मान लो क्या होता ही है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ओवरीज क्या है, ओवरीज भी सेक्स ऑर्गन ही है ना, फीमेल में है। पहला बात ये समझ लो कि मेल के पास जो है ना वो पावर है 50% एक्स और 50% वाई, हेट्रोजाइगस ना, स्पर्म को वो करते हैं, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो होमोजाइगस है, टोटली रिस्पॉन्सिबल मेल ही होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स डिफरेंट वाला उन्हीं के पास होता है ना सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो अगर हम बात करें मेल की, तो ये 45 ईयर के बाद भी जो है
45 to 50 ईयर के बाद भी जो है स्पर्म इनका बनता है और ये डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो उसके बाद मोनोपॉज हो जाता है ना। मतलब क्या नहीं होता है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की कह सकते हैं कि बंद हो जाता है ना, वो फर्टाइल नहीं रहती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। फैमिली प्लानिंग जो है, अगला जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पढ़ना है। और ये कब आया था ये कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि फैमिली प्लानिंग कब से इंडिया में इसका एक्ट आया था, वो आप हमको बता देना, ठीक है। चलो तब तक यहां लौटते हैं। तो पहला कहता है कि पहला जो पॉइंट है, प्रोसेस बिगिन बिफोर द बर्थ। ये सबसे पहले बर्थ से पहले शुरू होता है। व्हेन प्रीऑर्डियल germ cell in the developing fetus multiply and differentiate into oogonia, and this oogonia then enter a period of meiotic division, increase their number। और क्या करता है, उसके नंबर को बढ़ाता है। पहला है प्राइमरी oocyte 2n डिप्लोइड, ठीक है। Each oogonium undergoes DNA replication to become primary oocyte which is diploid, पहले मेंशन कर दिया मैंने। This process starts during the fetal development but the arrested in prophase 1 meiosis until puberty। पुबर्टी तक। पुबर्टी क्या है भाई? PUBERTY, दैट मीन्स क्या है? कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है। ये पोवर्टी नहीं है, गरीबी वाला नहीं है। ये पोवर्टी मतलब क्या है? पोवर्टी मतलब क्या है? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जब उसमें किसी भी कह सकते हो किसी भी नर में या मादा में या फीमेल कह लो, उनमें क्या आ जाता है? आ जाती है जनन करने की क्षमता। तो उसको हम कहते हैं पुबर्टी, ठीक है। तो बिफोर द रीचिंग पुबर्टी, पुबर्टी से पहुंचने से पहले जन्म कह सकते हैं कि इसका एज अगर बात कर लो तो 18 साल, 12 से 18 में ये चीजें शुरू हो जाती है। 10 साल में भी अगर आप फीमेल की बात करो तो रेयर केस है, 10 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अब तो आजकल का जो जमाना है, लोग मिलावटी चीजें खा रहे हैं, ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसमें आ जाता है ना। तो कहता है कि बिफोर रीचिंग पुबर्टी अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte degenerate and remaining one gate surrounded by the layer of granulosa cell and new theca are called secondary follicle। उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स। पहले जो है बहुत सारा कह सकते हैं कि पुबर्टी में पहुंचने से पहले जो है बहुत सारे प्राइमरी oocyte जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं और रिमेनिंग जो बच जाते हैं वन गेट सराउंडेड बाय द लेयर्स, उसको बोलते हैं ग्रैन्युलेसा, एंड सेल्स एंड न्यू थेका आर कॉल्ड, और जो नया बनता है सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। अगर हम बात करें टर्शियरी फॉलिकल की, तो दिस सेकेंडरी फॉलिकल आर देन कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी, और यही जो सेकेंडरी फॉलिकल हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं? टर्शियरी फॉलिकल बन जाते हैं। एंड फॉलिकल्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। कभी कोई आपसे पूछ दे कि एंट्रम क्या है, तो आप उसको बताना कि सेकेंडरी फॉलिकल आर देन कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, एंड follicles that have characteristic to fluid filled cavity, जिसके पास देख लो ये वाला लाइन मेंशन कर लो सब लोग, यहां देखो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिस भी फॉलिकल दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक ना फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम, इज कॉल्ड एंट्रम। क्या कहलाएगा? एंट्रम। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। द प्राइमरी oocyte प्रेजेंट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल कंप्लीट मियोसिस 1। मियोसिस का मतलब क्या है भाई? 4 हेप्लोइड। कितने? 4 हेप्लोइड ना बनाएगा, विच रिजल्ट इन द
फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी पोलर बॉडी। अगला जो लाइन है वो है ग्राफियन फॉलिकल्स। ये क्या होते हैं? चलिए, कहता है कि द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। और अभी जो ये प्राइमरी सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद टर्शरी फॉलिकल्स, जो कि बाद में एंट्रम बना, अब वो जो है बाद में क्या होगा? चेंज होके टर्शरी फॉलिकल किस चीज में बदल जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाएगा। और द सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय द जोना प्लेसिडा। सेकेंडरी oocyte जो होगा वो किससे सराउंडेड हो जाएगा? जोना प्लेसिडा, है ना? इससे क्या होगा? सराउंड हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस हो रहा है ओगोनियम से। ये जो कह रहे हैं कि हमारे जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है वो ये है, पहले ओगोनियम, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स, और आगे अभी हम लोग देखेंगे कि और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद आता है ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या आएगा? ओव्यूलेशन, है ना? इसके बाद आएगा ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद, तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या है? अभी बताया आपको कि सेकेंडरी टर्शरी जो है वो चेंज हो जाएगा एंट्रम में, और फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होके, डेवलप होके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा, और द ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। और जब जब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होगा और क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte ओवम बाय ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पीरियड में क्या निकलेगा? ओवम रिलीज होगा। कहां से? ओवरी से रिलीज होगा। पूरी बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? फिर से देख लो, यहां देखो, ये देख लो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओगोनियम की, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? द प्रोसेस बिगिन बिफोर द बर्थ व्हेन द प्री मोरेडल germ cell in the developing fetus multiply into differentiate into oogonia। यहां से चलो, और यहां से हम शुरू करते हैं। कहां? डिप्लोइड। ये क्या है? डिप्लोइड है। चलो दिखाते हैं। ये देखो, यहां था क्या भाई? डिप्लोइड। यहां से जैसे कि सेम कंडीशन वहां भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था, डिप्लॉइड से शुरू हुआ था। फिर क्या बनाया भाई? यहां देखो 2n। द प्रोसेस स्टार्ट ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट। फेटल डेवलपमेंट के टाइम में स्टार्ट होता है प्रोफेज 1 ना, मियोसिस अंटिल पुबर्टी, और पुबर्टी तक रहता है। फिर देखो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में चेंज होगा। ये क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte बनाएगा। फिर सेकेंडरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल LICLE रप्चर ना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और क्या बनाएगा भाई? तो वो रिलीज करेगा किस चीज को? ओवम, OVUM। ओवम रिलीज करेगा। कौन? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद। इसमें कोई डाउट है? देख लो। अब जो मियोसिस होगा, मियोसिस सेकंड, है ना? ये देख लो, द ग्राफियन फॉलिकल, ये तो आपको पता ही है, ओवम ओव्यूलेशन के टाइम में रिलीज होगा। इफ द सेकेंडरी oocyte fertilized by sperm cell, it complete the second meiotic division and resulting in the formation of mature ovum and second polar body. The mature ovum is now ready for the fertilization and contain haploid set of chromosomes।
ओवम भी क्या करता है, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही कंटेन करता है, रखता है। लेकिन ये रेडी हो जाएगा मैच्योर ओवम, नाउ रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन ना, मियोसिस सेकंड हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, समझो पहले। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 टू, ये समझ लो कि ये क्या है, 28 टू 30 डेज का साइकिल है ना, एक चक्र है जो फीमेल में होता है ना। इसमें होता क्या है, तो जो एक मैंने अभी बताया कि जो ग्राफियन फॉलिकल से एक रिलीज होंगे रप्चर होने के बाद, और वो इनफंडिबुलम से कलेक्ट किया जाएगा, फिर वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब्स में। वहां पे जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूटेरस जो है वो क्या करता है, वो रेडी करता है, अपने यूटेरिन वॉल को थिक कर लेता है प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन की पूरी तैयारी करता है कि फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो बेबी के लिए। लेकिन अगर उस टाइम में इंटरकोर्स नहीं होता है, सेक्स नहीं होता है, तो क्या होगा, तो वो जो ओवम है और उसके साथ साथ यूटेरिन वॉल है वो क्या होगा, टूट टूट के गिरेगा। और ये जो टूट के रिलीज होने का जो प्रोसेस है यही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले वो शुरू होगा, लेकिन इसके 4 फेज भी हैं। इसके कितने फेज हैं, 4 फेज हैं। आइए जानते हैं वो 4 फेज कौन से हैं और किस किस टाइम में क्या क्या होता है। ठीक है, चल ये तो फिगर देख ही रहे हो, आगे देख लो, ये देखो, ये 4 फेज है ना। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, यहां देखो मैंने बता ही दिया है। कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑल प्रीमिट्स एंड बिगिन द पुबर्टी ना, जिसको मोनार्च कहते हैं। जब स्टार्ट हो जाता है किस चीज मेंस्ट्रुएशन, उसको बोलते हैं मेनार्च ना। एंड इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन अकर 28 टू 29 डेज, यहां मेंशन है बट 28 टू 30 डेज आप मान सकते हो। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्ट जहां से होता है फिर से वहीं आता है, मतलब तो ये प्रोसेस कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका जो पहला फेज है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 5 दिनों का। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 से 5 दिन तक होता है। 4 से 5 दिन तक कह सकते हैं कि वो ब्लड के साथ साथ ओवम और जो यूटेरिन वॉल ब्रेक डाउन होता है वो टूट के रिलीज होता है। लेकिन किसी किसी फीमेल में क्या होता है, बेसिकली आप देख लो कि 6 दिन या 7 दिन भी चला जाता है। पीसीओडी के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो है ऐसा होता है। तो इस टाइम में फीमेल्स को बहुत क्रैम्प्स होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, और ये चीजें जो है वो बहुत उनको तंग करती हैं। मैं हर महिला की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन यूं समझ लो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल जो आज का कंडीशन है, जो आज की जो जनरेशन है, जेड जनरेशन जो भी आप बोलते हो, जेड जनरेशन जो भी है, उनको ये प्रॉब्लम्स होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि सिंपल सा बात है, ना तो आप कह रहे हो कि बैलेंस डाइट ले रहे हो ना, या फिर आप ऐसा कुछ भी खा नहीं रहे हो जो कि आपके शरीर को पूरा नरिशमेंट दे, है ना। आप उल्टी पल्टी चीजें खा रहे हो। शहरों में तो और हाल बुरा है, शहरों का हाल और भी बुरा है। वहां पे डॉक्टर्स जरूर हैं, लेकिन यूं समझ लो कि शहर की जो फीमेल्स हैं, ज्यादातर जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उनको तो खैर कहीं भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, लेकिन शहरों में ये ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वहां आसानी से चाउमीन, बर्गर और दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं। चाउमीन में ज्यादातर लोग एजिनोमोटो मिलाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, बिल्कुल है। बर्गर खाते हैं, बहुत सारे ऑयली फूड्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और ये चीजें अभी समझ में नहीं आती हैं फीमेल्स को। अगर आप उनको रोको तो उनको लगेगा कि ये मुझे मना कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें उनको हेल्थ के बारे में जानना होगा, हर फीमेल को जानना चाहिए ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो। आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए फीमेल्स
आपको सबसे ज्यादा केयर करना होगा अपने आप के लिए, तो आप वही चीजें करो जो आपके हेल्थ के लिए सही हो। चलिए तो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसमें पहला जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। मैंने अभी बताया था द यूटेरस रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दिस फेज triggered by the decrease in estrogen and progesterone level। इस टाइम में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन ना। क्यों भाई, एस्ट्रोजन है क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन है, कौन रिलीज करता है, ओवरीज ना। अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें कौन रिलीज करेगा, तो टेस्टिस। यहाँ ये फीमेल हार्मोन है, ये जो है, और ये भी हार्मोन है। ये जनरली आपको प्रेगनेंसी टाइम में क्या करता है, हेल्प करता है फीमेल को। देखिएगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं 1-2 मंथ जिनका हो रहा होता है, आई थिंक अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल ठीक नहीं होता है तो उनको जो है दिया जाता है। जैसे किसी को अगर ब्लीडिंग वगैरह होने लगा या कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हो जिसके प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से कुछ हो रहा हो, तो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट भी आती है, वो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करती है, देती है। और इस एज में 2-3 चीजें और चीजें हैं। अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए भी टैबलेट वगैरह डॉक्टर जो है देती है। और उस कंडीशन में आपके बॉडी में देखा जाता है कि भाई हार्मोन्स का सिक्रेशन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसा है, तब ये किया जाता है ना। तो सबसे पहले ये समझ लो कि दिस फेज, इस फेज में ये जो है डिक्रीज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल, है ना। ठीक है, इसमें समझ में आया। और इसमें होगा क्या, यही है मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पे क्या होगा, 3 से 4 दिन, 5 दिन, 4 से 5 दिन या 8 दिन 7 दिनों तक जो है वो अकॉर्डिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर ज्यादा हो गया है हार्मोनल इम्बैलेंस तो प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज 4 से 5 दिनों में जनरली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है। साइकिल क्या खत्म होता है, मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है। चलिए दूसरा फेज नंबर 2, ये फेज 1 था। दूसरा फेज क्या है भाई, दूसरा फेज कहता है फॉलिकुलर फेज, ये है सेकंड, वो था फर्स्ट। द फॉलिकुलर फेज begins on the first day of menstruation and lasts until the ovulation। ये फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन से शुरू होता है और लास्ट अंटिल ओव्यूलेशन तक चलता है। ड्यूरिंग दिस फेज follicle stimulating hormone FSH and stimulate the development of ovarian follicles each containing immature egg यानी immature oocyte ना। Usually one follicle continues to the develop estrogen level and gradually increase the causing endometrium thicken in preparation for the potential pregnancy। वो क्या करती है, तैयार करती है, किस चीज के लिए भाई, प्रेगनेंसी के लिए। ये कब होता है, 1 to 13 डेज ना, मतलब 5 दिन के बाद 8 दिन उसमें और लगते हैं, मतलब टोटल 1 to 13 डेज हो गया, है ना। इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता है एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, डेवलप होता है, कंटिन्यू टू डेवलप द एस्ट्रोजन लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज, अचानक से बढ़ता है, एंड और धीरे धीरे बढ़ता है, एंड कह सकते हो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ना, एंड काउजिंग द एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये एंडोमेट्रियम वॉल को ठीक करते हैं, एंड प्रिपरेशन फॉर द प्रेगनेंसी। ये जो फेज है ये प्रिपरेशन वाला फेज है, प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी ना। ठीक है, ये प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए ही है। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी 1 to 13 डेज में जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ठीक होता है और क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, किसको, यूटेरस को। ठीक है, कोई डाउट, चल नेक्स्ट वन आ जाओ, ओव्यूलेशन। चलो भाई, ओव्यूलेशन थर्ड ओव्यूलेशन यूजुअली अकर अराउंड द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 14th डेज ना, यानी 14 से 17वां दिन तक बहुत वो है, उस टाइम में प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको बच्चा रखना है तो आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो ज्यादातर चांस है कि वो मतलब 80% चांसेस है
कि वहां प्रेगनेंसी होगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। सेक्स एजुकेशन जो है, सेक्सुअल एजुकेशन जो है इंडिया में तो अभी तो बहुत डेवलप हो चुका है, बट सही तरीके से अभी भी बहुत सारे बच्चों को ज्ञान नहीं है इसके बारे में। बहुत सारे जो कपल्स हैं उनको आइडिया नहीं होता है और वो क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं ना। जब वो नहीं भी चाहते हैं तो भी उनको बच्चे मान लीजिए उसका वैसा कंडीशन हो तो रखना पड़ता है। हो सकता है वो प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो सबसे पहले जरूरी है फैमिली प्लानिंग के बारे में जानना, बॉडी के बारे में जानना, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सको। चलिए, तो कहता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम बाय ओव्यूलेशन। ये जो ओव्यूलेशन पीरियड है 14 डेज, जो कह सकते हो कि आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, उसमें क्या होता है भाई, तो उसमें जनरली आप समझो कि ओव्यूलेशन के लिए ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो रिलीज कर देता है एग को ना, और एग रिलीज होने के बाद वो कहां चला जाता है, वो सीधे इनफंडिबुलम जो उसको कलेक्ट कर लेता है और फिर वो कहां चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, तो ये था आपका थर्ड स्टेज। नेक्स्ट आता है ये फोर्थ स्टेज ये है आपका ल्यूटियल 15 से 28 दिन, यानी 15वें से 28 दिन का होता है। तो इसमें क्या होगा, द ल्यूटियल फेज बिगिन आफ्टर द ओव्यूलेशन लास्ट अंटिल द स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ना। ड्यूरिंग दिस फेज द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम एंड विच सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। क्या करेगा, कौन सीक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन लेवल सीक्रेट करेगा एंड सम एस्ट्रोजन आल्सो। दिस हार्मोन्स हेल्प टू मेंटेन द थिक एंड ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यानी कि आप कह लो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलके एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करने का काम करते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो सके। लाइनिंग एंड प्रिपेयर द यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि फर्टिलाइज होने के बाद जब एग आएगा तो उसको क्या करेंगे, इम्प्लांट कर लेंगे। ठीक है, इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है एंड लीडिंग टू अ डिक्रीज इन हार्मोन लेवल एंड स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन। और क्या होगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, यहां देख लो कलर चेंज कर ले रहे हैं, डिजेनरेट होगा ना, जैसे ही क्या, रुक जाओ, यहां देखो, चलो भाई हो गया, यहां देखो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट लीडिंग टू अ डिक्रीज इन हार्मोन लेवल एंड स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। लास्ट स्टेज जो ल्यूटियल फेज है उसमें क्या होने वाला है, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा और वो क्या करेगा, हार्मोन्स के लेवल को डिक्रीज कर देगा और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। दैट मींस यहां से फिर से शुरू होगा और मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। इसमें क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल जो थिकनेस थी वॉल की वो टूटेगी, उसके साथ साथ जो ओवम था और उस ब्लड पार्ट जो है वो धीरे ब्लड के रूप में धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज होगा और ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी MC। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, इतना तो इजी था। ठीक है, हो गया सबका, चलो ठीक, आगे बढ़ो, देख लो ये प्रॉपर फेज है, बहुत ही अच्छे से मेंशन किया हुआ है, कोई दिक्कत आपको आई थिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो ये भी मेंशन मैंने किया है, मेंस्ट्रुएशन 1 to 5 तक गया है, ये फॉलिकुलर फेज 7 to 13 तक मान लो, यहाँ 15 से ये ल्यूटियल फेज है और नेक्स्ट लेवल बिगिन हो जाता है फिर से वही 30 डेज के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन है क्या भाई, फर्टिलाइजेशन है ना,
फर्टिलाइजेशन है क्या, फर्टिलाइजेशन है ना। तो फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें, द ओवम इज ऑल्सो रिलीज इनटू द जंक्शन फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर्स ना, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ना, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट के आपस में मिलने के बाद वो जब फ्यूज होते हैं तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूस चेंज इनटू जोना प्लेसिडा, उस कवरिंग हो जाएगा एंड ब्लॉक टू एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, दिस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज एंड ओवम। होता क्या है, वो पहला पॉइंट समझ लो, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म इंड्यूस चेंज इनटू जोना प्लेसिडा, ऊपर से कवरिंग हो जाएगा एंड ब्लॉक द एंट्री, और क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा एंट्री दूसरे स्पर्म का। दिस इंश्योर दैट ओनली द स्पर्म फर्टिलाइज एंड ओवम, एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, उसके बाद वो कवरिंग कर देगा वहां पे। द एंजाइमेटिक सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प टू स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ये जो एक्रोसोम था ना, यहाँ पे, यहाँ देखो, ये जो स्पर्म था, यहाँ पे जो कैप बना हुआ था, यहाँ पे ये थोड़ा मोटा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया था, अब यहाँ पे ऐसे जो तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है, ये सिंगल, रुक जाओ, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा ये जो एक्रोसोम है ना, यहाँ पे एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं किस चीज में, वो हेल्प करते हैं रप्चर करने में, यानी उसको रप्चर मत कहो, उसको एंट्री लेने में, ठीक है, उसको एंट्री लेने में हेल्प करते हैं। दिस काउज द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte resulting in the formation of haploid ovum यानी otids and secondary polar body, and then haploid sperm nucleus fuse with haploid nucleus of the ovum। उसके बाद क्या होता है, वो ओवम जो है उसके हेप्लॉइड न्यूक्लियस में एंट्री कर लेता है और वहां पे क्या हो जाता है, दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन क्या है भाई, माइटोसिस स्टार्ट, जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस, इस्थमस क्या है, तो ओविडक्ट का पार्ट है, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है ऑफ द ओविडक्ट क्लीवेज एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स एंड 8 to 16 सेल एम्ब्रियो इज कॉल्ड मॉरुला। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, मॉरुला स्टेज, जहां पे डिवीजन 8 to 16 सेल्स में हो जाता है एंड कंटिन्यूअस डिवाइड इनटू फ्रॉम द ब्लास्टोसिस ना, द मॉरुला मूव फर्दर इनटू द यूटेरस। वो क्या होगा, मॉरुला जो है फिर से आगे की ओर बढ़ेगा और वो यूटेरस की तरफ चला जाएगा। द सेल इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर ट्रोपोब्लास्ट ना, एंड इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू द यूटेरिन इंडोमेट्रियम वॉल। वो कहां पे जाके अटैच हो जाएगा, इंडोमेट्रियम वॉल से, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। यहां देख लो, मान लो ये मान लो ये क्या है, ये आपका, ये मान लो ओवरी है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, होगा क्या, ये यहां से कलेक्ट होगा ओवम, यहां आएगा, ये एम्फिला पार्ट है, यहां से जाएगा स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे गया स्पर्म, यहाँ पे इसको फर्टिलाइज किया, उसके बाद ये फिर यहां से होते हुए ऐसे यहाँ पे बढ़ते हुए यहाँ पे आएगा, ये वॉल इसकी ठीक होती चली जाएगी ना,
और ये जो है यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा यूटेरिन वॉल के साथ, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाइए, आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्या होगा, आफ्टर द इम्प्लांटेशन गैस्ट्रेशन और प्रेगनेंसी जिसको आप कहते हैं, आप खुश हो जाओगे फिर। आफ्टर द इम्प्लांटेशन द ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रॉनिक विली एंड सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड्स ना, ये क्या हो जाएगा, मैटरनल ब्लड के साथ नरिशमेंट लेना शुरू कर देगा एंड द क्रॉनिक विली एंड द यूटेरिन टिश्यू गेट इंस्टेड फ्रॉम द प्लेसेंटा, वो क्या बनाएंगे, इंटीग्रेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा में बदल जाएंगे, विच हेल्प इन सप्लाइंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो विथ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये टोटल काम किसका है, प्लेसेंटा का। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियो से कैसे अटैच्ड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि से निकलने वाला जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना। दिस प्लेसेंटा एक्ट एज ऑन endocrine gland and endocrine glands and produce human chronic gonadotropins, human placenta and lactogen and estrogen, progesterone, relaxin, later the stage of pregnancy, ये सब उसका काम है। This hormone supports fetal growth and help in the maintenance of pregnancy, ये सब हार्मोन क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लैक्टोजन, ये सब क्या करेंगे, फ्लैक्सिन, ये सब क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे प्रेगनेंसी को और नरिशमेंट भी देंगे किसको, बेबी को। तो ये था आपका प्रॉपर गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी का। आगे बढ़ जाओ, हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो आप जानते ही हो, प्रोलैक्टिन हो गया, क्रेस्टिसोल हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, है ना, ये सब इंक्रीज द सेवरल फ्लोड एंड मैटरनल ब्लड। आगे बढ़ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये कैसे हो रहा है भाई, तो इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल एम्ब्रियो गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्म्स, एंडोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स which give rise to the differentiate tissue. The ability of the inner cell mass is due to the presence of multipotent सेल कॉल्ड स्टेम सेल, ये क्या बना देगा, स्टेम सेल्स। देखो जनरली आप ये समझ लो कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन वो क्या होता है, डेवलप होना शुरू होता है, 1 से 2 मंथ में उसकी 1.5 से 3 मंथ कह लो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का नहीं, आप हार्ट का डेवलपमेंट कह लो, सबसे पहले तो हार्ट का डेवलपमेंट होगा, है ना, फिर धीरे धीरे करके उसके फिंगर्स और जो है पैर के फिंगर्स, हाथ के, और एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, हेड जो है धीरे धीरे आगे की ओर वो होने लगेगा, फिर हेड भी डेवलपमेंट होने लगेगा, ये 3 से 4 मंथ, 4 से 6 मंथ में ये चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। ह्यूमन, ये मान लो, ठीक है, चलो यहाँ पे मेंशन है ना, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ लाइम्स डेवलपमेंट एंड हेयर फॉर्म ना, बाय 24 वीक में क्या होगा, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आंखों का आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, एंड अगर बात करें आईलेसेस फॉर्म्ड होंगे एट द एंड ऑफ द 9 मंथ द फोएटस फुली फॉर्म, 9 मंथ में क्या होगा, फोएटस पूरी तरह से बन जाएगा, है ना। आगे आ जाइए, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड, ये जो है लास्ट पीरियड है, इसको समझ लीजिए। देखो बेसिकली आप जितना हैक्टिक करोगे उतना हैक्टिक होगा, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आपका था फर्टिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में बदला, एम्ब्रियो जो है क्या होगा, वो आके इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हुआ, उसके बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन पीरियड आएगा। ये बहुत ही इजी है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है लाइन बाय लाइन, आप बोर्ड को देखो, एक ही चीज मेंशन किया हुआ है मैंने, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो और इसको नोट करते जाना, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी देखो जैसे कितने मंथ में क्या डेवलपमेंट होंगे वो मैंने अभी बताया है ना, ये देख लो। सबसे पहले फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, तो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द 5th मंथ लाइन, द मंथ लाइन्स बॉडी हेयर फॉर्म ना, 24th मंथ द आईलिड सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म्ड, ये सब होगा। 9 मंथ द फोएटस इज फुली फॉर्म्ड,
9 मंथ में, यानी 9 मंथ कितना 280 डेज। ठीक है, चलिए, ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज द ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड vigorous uterine contraction lead the delivery of the fetus and the process is called parturition। इसको क्या बोलते हैं, parturition। और parturition is the neuroendocrine mechanism। Now it started by the single form develop the fetus and placenta now which produce fetal ejection reflex now, or this cause the release of oxytocin from the pituitary which is cause the strong uterine contraction। ये क्या करता है, strong uterine contraction होता है उस टाइम में ना। इस टाइम में देखो बेसिकली फीमेल्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना। आप ऐसे ही यूं समझ लो कि बच्चा को लाना इस धरती पे इतना कष्ट का काम है, इतना प्रॉब्लम वाला काम है कि उसमें यूं समझ लो कि सारी हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है ना। और ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप सिंपल सा बात जान लो, छोटी सी उंगली में कट लग जाने के बाद कितना दर्द होता है अंदर। फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक फीमेल्स के लिए तो बहुत ही कह सकते हो सेंसिटिव फेज होता है प्रेगनेंसी में। इस टाइम में उनको दौड़ना नहीं होता है, भागना नहीं होता है, उनको कह लो कि जो अपनी सारी चीजें वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा जो है धरती पे आता है, दुनिया में आता है। ठीक है, इसीलिए माँ को सबसे पहले अपना बच्चा, सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है, बच्चा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस वो पूरा देख रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हो और वो उसको पूरा जीती है ना। दिस लीड्स टू द एक्सप्लोशन द बेबी अलॉन्ग विद द प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा के साथ ही बाहर आता है, ऐसे टक करके देखते हो कभी तुमने देखा होगा कि एक ऐसे बॉल में जो है बच्चा बंद है और डॉक्टर उसको प्यार से ऐसे टक करता है, उसमें से बहुत सारा पानी आता है और वो बाहर निकलता है बेबी, है ना। तो वो प्लेसेंटा में कवर होता है ना, पूरी तरीके से वो एक कह लो कि एक बॉल में बंद होता है ना। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड्स अंडरगोज द डिफरेंशिएशन एंड मिल्क प्रोड्यूस। क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है यूं समझ लो कि मेमरी ग्लैंड्स भी उसके एक्टिव तो होते ही हैं, बट वो क्या करना कह सकते हो कि मिल्क का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप केवल एग्जाम पास करो, ये आपके डेली, ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा इसको पढ़ना जरूरी है। और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, उसकी फैमिली प्लानिंग यहीं से होती है, इसलिए इसको कंप्लीट करोगे। चलो, ये तो मैंने बता दिया। The leads to be explosion of baby along with the placenta and mammary gland undergo the differentiation milk produce। क्या करने लगता है, मिल्क प्रोडक्शन करने लगता है। The milk produced during the first few days lactation is known as colostrum। क्या बोलते हैं उसको, colostrum ना। It contain several antibiotic that add to the newborn develop resistance। उसके बॉडी में, बच्चे के बॉडी में क्या करता है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस, डिजीज से लड़ने की क्षमता, मां का दूध इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चों को पिलाना चाहिए। 6 मंथ तक जिन महिलाओं को होता है उनको तो जनरली बाहर का दूध नहीं पिलाना चाहिए अपने बच्चों को। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, ताकि उनका बेबी जो है वो उसको एक प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके और वो मजबूत बन सके, डिजीज रेसिस्टेंस रख सके। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया। चलिए, यहां था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट बचा हुआ था। अब देख लो ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो। कहता है टेस्टिस लाइक ओवरी डेवलप विद इन द pelvic cavity but the later part of the development testis descend out of the abdominal cavity, what could be the reason for it। क्या कारण है testis like a ovary develop within a pelvic cavity but in the later part of the development testis descend out of the abdominal cavity। क्या कारण है कि वो देखो टेस्टिस है क्या, टेस्टिस बेसिकली एब्डोमेन का ही पार्ट है जो बाद में आउटर का आउट कह सकते हो कि आउट हो जाता है, यहां से बाहर की ओर होता है, एब्डोमेन से नीचे की ओर उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो कह सकते हो कि देखो जनरली क्या है कि अगर वो पेट में होगा, यहाँ पे होगा, तो उसके लिए
आपको तो पता है कि टेम्परेचर क्या है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 पॉइंट, यूं समझ लो बॉडी के टेम्परेचर से कितना, बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 ना, इतना डिग्री सेल्सियस उसको कम चाहिए, किसी भी हाल में कम चाहिए। आपकी बॉडी की जितना कह सकते हो कि टेम्परेचर है उससे 2.5 डिग्री वहां का टेम्परेचर जनरली क्या होना चाहिए, टेस्टिस के पास का कम होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है ना। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी देखो मैंने मेंशन कर दिया है। आंसर क्या है भाई, कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर अप्रॉक्स कितना, इतना 350 विच कैन बी मेंशन इफ दे डिसेंट आउट ना, इसीलिए उसको क्या होता है, वो बाहर की ओर होता है। दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, कहता है प्लेसेंटा इज एन, शॉर्ट हैंड क्वेश्चन है और शॉर्ट हैंड आंसर भी, प्लेसेंटा इज एन इंटीमेट connection between the maternal and fertile tissue, it is dual organ justify। कहता है कि प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल ऑर्गन्स और टिश्यू कह सकते हो कि जो बेबी है उसके अम्बिकल कॉर्ड से भी जुड़ा हुआ होता है, तो जस्टिफाई करने के लिए इस स्टेटमेंट को कहता है। आंसर क्या है भाई, अटैचमेंट, यहां देख लो, प्लेसेंटा अटैचमेंट ट्रांसपोर्ट द रूट एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो बेसिकली आप समझ लो कि प्लेसेंटा का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट रूट है, उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, उसके थ्रू ही वो क्या करता है, वेस्टेज को भी बाहर करता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर चीजें हैं ये प्लेसेंटा के थ्रू होती है, इसलिए प्लेसेंटा इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द मैटरनल एंड फर्टाइल टिश्यू है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, बच्चे को नरिशमेंट देता है, उसको सरवाइव करने के लिए, माता के पेट के अंदर सरवाइव करने के लिए सारी सुविधाएं कौन दे रहा है, प्लेसेंटा दे रहा है, ठीक है। दूसरा का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर द फैक्टरीज ऑफ द जनरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ बट दे कांट वर्क ऑन देयर ऑन, लेकिन वो अपने आप काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं अपने आप काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि हार्मोनल स्टिमुलस ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों भाई, क्योंकि सारा देखो जनरली आप यूं समझ लो कि हमारी बॉडी जो है इसमें हार्मोनल कंट्रोल भी है, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी की कुछ एक्टिविटीज जो है वो चलती हैं। तो हार्मोनल स्टिमुलस जो है ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है व्हाट स्टिमुलस डू गेट, हाँ स्टिमुलस जनरेटेड विद इन द ट्यूबुलस समवेयर एल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड फॉलोपियन ट्यूब्स, ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द ओवम मे बी रिलीज्ड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी बट इट डज नॉट हैपन, हाउ डज फॉलोपियन ट्यूब प्रिवेंट इट सिचुएशन। कहता है कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है फॉलोपियन ट्यूब और ओवरीज का इसमें, और हाँ यही है ना, direct connection between the ovary and fallopian tube, there is possibility that the ovum may be released within the abdominal cavity। क्या हो सकता है कभी कि वो एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाए, है ना, बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन यह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हाउ डज फॉलोपियन ट्यूब प्रिवेंट दिस सिचुएशन, फॉलोपियन ट्यूब ऐसे सिचुएशन को कैसे मेंटेन करता है। तो देखो मैंने आंसर मेंशन कर दिया है, क्या है आंसर भाई, कहता है फॉलोपियन ट्यूब हैज यहां देखो, फॉलोपियन ट्यूब हैज, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा ऊपर कर दो, देखो आंसर मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लो, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ओवरी एंड फॉलोपियन ट्यूब, सो देयर इज पॉसिबिलिटी टू ओवम मे बी रिलीज्ड विद इन द एब्डोमेन कैविटी बट डज नॉट हैपन। क्यों नहीं होता, हाउ डज इट फॉलोपियन ट्यूब्स प्रिवेंट, कैसे रोकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां मेंशन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेंशन है, क्या मेंशन है, चलो क्या मेंशन है देख लो, मेंशन है फॉलोपियन ट्यूब्स funnel has fabricated margin that develop the funneling effect of entrap of the release ovum। सबसे पहले तो यूं समझ लो कि ए भाई फॉलोपियन फ्यूनल्स जो हैं
हैज फिम्ब्रिएटेड मार्जिन्स होता है। आपको मैंने बताया था ना फिम्ब्री, ये देखो ऐसे, ये मान लो ये है, तो ये जो है फिम्ब्रिए जो है, ये इनफंडिबुलम है, ये जो फिम्ब्रिए हैं ये क्या करते हैं, यहां से एक को ले लेते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं, तो जिसके चलते क्या नहीं हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में वो नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, द जनरेटिंग टिश्यू मस्ट बी accompanied by the nourishing tissue, elaborate this statement with respect to the human testis। चलिए इसको एलिबरेट करना है, तो टेस्टिस के लिए आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टेस्टिस जनरेटिंग टिश्यू, जनरेटिंग लेयर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, नर्सिंग टिश्यू जिसको आप सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। कह रहा है कि जनरेटिंग टिश्यू मस्ट बी अकम्पनीड बाय नरिशिंग द टिश्यू, आल्सो एलिबरेट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एलिबरेट करिए। तो सबसे पहले यूं समझ लो कि सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले काम कर रहे हैं कि जनरेटिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए जनरेटिव टिश्यू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पाथ बनाते हैं, किसके लिए भाई, तो ये पाथ बनाते हैं किसके लिए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो पाथ बनाते हैं स्पर्म के लिए, ताकि वो उसको नरिशमेंट देते हैं और साथ में क्या करते हैं, ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा पाथ देते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सर्टोली सेल्स की, तो ये प्रोटेक्शन तो देता ही है, ये स्पर्म को और क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करता है और नरिशमेंट देकर उसको मैच्योर करता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये वो क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर हैं, लेकिन समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्टेक्ट इस पे आप ध्यान बनाए रखो और यूं समझो कि यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कहता है फॉर कंप्लीटिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन sperm must fuse with the ovum but later surrounded by lot of extra follicular cell। how does the sperm manage fuse with the ovum? कैसे sperm जो है, sperm अगर एक मैनेज हो, कह सकते हो ओवम से फ्यूज हो जाता है, उसके बाद दूसरा sperm उससे फ्यूज ना हो, उसको कैसे मैनेज करता है ना, ये सब चीजें लेटर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स से सब घिर जाता है। बट डज नॉट, हाउ डज स्पर्म मैनेज फ्यूज विथ ओवम, कैसे मैनेजमेंट करता है भाई, तो देख लो, कहता है कि स्पर्म जो है एक्रोसोम रिलीज द स्पर्म लाइसेंस व्हिच डाइजेस्ट द एब्डोमिनल्स सॉरी एडिशनल लेयर अराउंड द ओवम। देखो पहले मैंने बताया था, ये देख लो, ओहो सॉरी इरेजर, ये देख लो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो स्पर्म है ना, ये जो स्पर्म है, ये मान लो एक स्पर्म है, तो यहां पे जो है एक्रोसोम है, एक एक्रोसोम है, एक्रोसोम ACROSOME, इसमें क्या है भाई, तो एंजाइम है, इसमें वो पावर है कि वो क्या कर सकता है, जितने भी लेयर्स होते हैं ना किसके, ओवम के, उसको रप्चर कर सकता है, उसको तोड़ के क्या कर सकता है, एंट्री ले सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो वो क्या करेगा, यहां मेंशन है क्रोमोसोम रिलीज स्पर्म लाइसेंस व्हिच डाइजेस्ट द एडिशनल लेयर, जो क्या करता है, जो अतिरिक्त लेयर होता है उसको डाइजेस्ट कर जाता है और एंट्री ले लेता है। ये क्या पूछ रहा था कि भाई स्पर्म कैसे मैनेज करता है, कैसे जो है वो एक्स्ट्रा लेयर को वो ब्रेक डाउन करता है, एक्स्ट्रा लेयर को फ्यूज कैसे करता है, किसके एक्स्ट्रा लेयर को, तो ओवम के एक्स्ट्रा लेयर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फर्टिलाइजेशन रिक्वायर 1 मेल एंड 1 फीमेल गैमेट बट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन स्पर्म इन अ सिंगल एजुकेशन। एक बार अगर सेक्स होता है, इंटरकोर्स होता है, तो लगभग कितने 200 मिलियन स्पर्म जाते हैं। हाउ देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओवम इंश्योर मोनोस्पर्मी, वो कैसे जो है इसको एश्योर करते हैं, तो यूं समझ लो कि इसका आंसर हो जाएगा touching of a sperm at the right position on the ovum initiate the reaction, the block of the penetration of any further sperm polyspermy prevented ना। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 6,
स्पर्म मैक्रोसोम रिलीज स्पर्म लाइसिन, ये तो हो चुका है, 7 नंबर का बात हो रहा था। 7 नंबर का बात है, एक मिनट, ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है टचिंग ऑफ द स्पर्म ना द राइट पोजिशन ऑन द ओवम इनिशिएट द रिएक्शन दैट ब्लॉक द पेंट्रेशन ऑफ एनी फर्दर स्पर्म ना द पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड। ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस ना, यानी स्पर्म फॉर्मेशन की बात कर रहा है, एंड स्पर्मोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस टू डिफरेंट प्रोसेस, दोनों क्या हैं, अलग प्रोसेस हैं, बट बोथ आर एसेंशियल फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एसेंशियल है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड ना, बट ये देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, बट स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ के फॉर्म में चेंज होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, बताना कमेंट सेक्शन में। और मैंने साथ में 8 क्वेश्चन भी यहां से करवा दिए हैं आपको, और ये समझ लो कि मैंने शॉर्ट में आपको चीजें समझाई जरूर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको दिमाग में रखना, नोट डाउन करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी असर्शन रीजन और इस चैप्टर से रिलेटेड तो करवाऊंगा ही, साथ में जो चैप्टर मेरा बच गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो खत्म करूंगा। उसके साथ साथ इस यूनिट का कल होगा लास्ट चैप्टर और वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।